ये भूतिया कहानी अफ्रीका के नाइजीरिया की है। ये घटना फ्रैंक हीव्स नाम के एक अंग्रेज अफसर के साथ घटी थी, जो एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। वो साल था 1930 का, जब अंग्रेज सरकार ने फ्रैंक हीव्स नाम के अंग्रेज अफसर को वहां का कमिश्नर बनाकर भेजा गया। वहां फ्रैंक हीव्स का जिस तरह की प्रेत आत्मा से सामन हुआ, वो किसी के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। फ्रैंक हीव्स ने अपने साथ घटित होने वाली भूतिया घटना को किताब में लिखकर पब्लिश भी करवाया। ये कहानी आपको फ्रैंक हीव्स की लिखी किताब जुजू एंड जस्टिस इन नाइजीरिया में, या फिर ग्लिम्पसेस इनटू इंफिनिटी एज सीन बाय फ्रैंक हीव्स किताबों में पढ़ने को मिल जाएंगे। ये दोनों पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध है। हुआ यूं कि फ्रैंक वहां किसी सरकारी काम से इस्विंगू नाम की जगह पर गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा सा डाक बंगला था। फ्रैंक हीव्स को वहां एक रात रुकना था, तो फ्रैंक हीव्स ने उसी डाक बंगले में रुकने का फैसला किया। नाइजीरिया के उस इलाके में और उसके आसपास इसवोर्गू कबीले के आदिवासी रहते थे। वे उस डाक बंगले में प्रेत आत्मा होने के बारे में अच्छे से जानते थे। जब उन्हें पता चला कि नया आया अंग्रेज अफसर आज की रात उसी डाक बंगले में रुकने वाला है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की उसे समझाने की कि यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा। कबीले वालों ने कहा, यहाँ आपको जान का खतरा हो सकता है। कबीले वालों ने कहा, यहाँ भयंकर शैतानी आत्मा का निवास है। जवाब में फ्रैंक केवल हंसा। उसे आदिवासियों का भोलापन अच्छा लगा, क्योंकि उन आदिवासियों ने उसे अपने यहाँ कबीले में रुकने का निमंत्रण दिया था। अपने आप को रोकने की तमाम कोशिश के बावजूद उनके समझाने पर फ्रैंक हीव्स हंसता ही रहा। अंत में फ्रैंक हीव्स ने उनसे कहा कि तुम्हारे गंदे घरों की बजाय मैं तुम्हारे इस भूत के साथ खुले डाक बंगले में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। इतना कहकर फ्रैंक हीव्स कुर्सी से उठ गया। उन आदिवासियों ने उस खंडहर डाक बंगले की सफाई कर दी और खाने पीने के सारे इंतजाम जुटा दिए। लेकिन फ्रैंक हीव्स के साथ वहां रात को रुकने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में फ्रैंक हीव्स ने अकेले ही वहां रात गुजारने का फैसला किया। थका होने की वजह से फ्रैंक हीव्स तुरंत ही सो गया। आधी रात तक वो गहरी नींद में सोया। फिर उसके बाद रात में ही किसी समय उसकी मच्छरदानी किसी ने खींचकर फेंक दी। फ्रैंक हीव्स हड़बड़ाकर उठ बैठा। इधर उधर देखने पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन वहां बहुत तेज बदबू फैल रही थी। फ्रैंक हीव्स बिस्तर से उठा, लेकिन उसे बदबू का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से वह बदबू इतनी तेज हुई कि वहां रुकना बर्दाश्त के बाहर हो गया। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और बंगले की खिड़कियों के शीशे खड़कने लगे, मानो कोई उन्हें खड़का रहा था। फ्रैंक हीव्स ने अपनी किताब में लिखा है कि उसके सामने उसकी चाय की कप प्लेट किसी ने पलटकर टेबल को जमीन पर गिरा दिया। थोड़ी देर बाद फ्रैंक हीव्स को भारी शरीर वाले किसी व्यक्ति के चलने की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं, मानो कोई बहुत बड़ी आकृति इधर उधर टहल रहा हो। फ्रैंक हीव्स ने तकिए के नीचे रखे रिवॉल्वर को उठाया, गोलियां भरी और बाहर बारामदे की ओर सतर्क कदमों से बढ़ा। तो फ्रैंक हीव्स ने अपने से कई 100 गज की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा दिखने वाला एक भूत को धीमे धीमे चहलकदमी करते देखा। उसके हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा लंबे थे, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो गर्दन हो ही ना। फ्रैंक अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चीज थी। उसके पैरों के जमीन पर पड़ने से अच्छी खासी धमक पैदा हो रही थी, जो फ्रैंक को साफ सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद फ्रैंक ने उसे आवाज दी, लेकिन इसका उस आकृति पर कोई असर नहीं पड़ा। बदहवासी में अफसर ने उस पर गोलियां दाग दी। गोलियों का असर ये हुआ कि वो डरावनी आकृति फ्रैंक के करीब आने लगी। थोड़ा और करीब आने पर अब फ्रैंक उसे देख सकता था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी बैठी हुई नाक, बड़े बड़े नथुने, खुले हुए मोटे होंठ, गंजा सिर, गड्ढों में धसे हुए झुर्रियों वाले गाल, इन सब चीजों से उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वह आकृति करीब 8 फीट की रही होगी थोड़ा।
और करीब आकर वह आकृति रुक गई। अब उनके बीच केवल 5 फीट की दूरी रह गई थी। उसके मुंह से एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज निकल रही थी, जो शायद उसके सांस लेने की आवाज थी। अंग्रेज अफसर के पैरों पर मानो बोझ पड़ गया हो। वह एकदम मूर्तिवत सुन्न होकर खड़ा था। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि यह कौन है और क्या कर रहा है। गला पूरी तरह सूख गया। अचानक वह आकृति थोड़ा पीछे हटी और ठीक पीछे खड़े हुए 17 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने लगी। आकृति के थोड़ा पीछे हटते ही अंग्रेज अफसर को होश आया और होश संभालते ही उसने उस डरावनी आकृति पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, लेकिन सारी गोलियां आर पार निकल गईं। कुछ ही सेकंड्स के बाद वह आकृति भी खंभे पर चढ़ते हुए गायब हो गई। डरा हुआ फ्रैंक हाइव्स बेतहाशा बाहर की तरफ भागा, लेकिन बंगले से बाहर कुछ ही दूरी पर एक चीख के साथ गिरकर बेहोश हो गया। उधर उन आदिवासियों को इस बात का अंदाजा था कि आज की रात अंग्रेज अफसर पर भारी बीतने वाली थी, इसलिए कुछ साहसी नौजवानों की एक टीम डाक बंगले के बाहर खड़ी जाग रही थी। अफसर की चीख सुनते ही वो सक्रिय हो गए। वे उधर की तरफ दौड़े जिधर आवाज आई थी। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद वे उस अंग्रेज अफसर को अपने कबीले में लेकर आए। फ्रैंक हाइव्स अभी भी बेहोश था। तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद दिन के उजाले में जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास आदिवासियों को पाया। 24 घंटे में ही फ्रैंक नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन उसने कबीले के कुछ पुराने बुजुर्गों के साथ उनकी टूटी फूटी भाषा में बात की और उनसे उस डाक बंगले के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज जहां ये डाक बंगला खड़ा है वहां पहले एक टीला हुआ करता था। उसी टीले पर ईश्वरगु के देवता जूजू की पूजा होती थी और वहां जानवरों और मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उस स्थान की अनगढ़ मूर्तियों को उठवाकर एक ओर फेंकवा दिया और वहां होने वाली नरबली बंद करा दी और उस टीले को समतल करवाकर वहां डाक बंगला बनवा दिया। इस पर उन आदिवासी कबीलों का देव पुरोहित बहुत नाराज हुआ और अंग्रेजों के चले जाने पर पूरे कबीले वालों को इकट्ठा करके बोला कि इस डाक बंगले को जला दो और फिर से वहां देवता की पूजा शुरू करो। लेकिन अंग्रेजों के डर से भयभीत कबीले वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। अपनी पूरी कोशिश करने पर भी कामयाब न होने पर निराश व हताश उस पुजारी ने उस डाक बंगले की तरफ उंगली दिखाकर उन कबीले वालों से कहा कि आज तुम लोग भय से मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन एक दिन यह डाक बंगला जलेगा और इसको जलाकर राख करने वाला भी कोई अंग्रेज ही होगा। यह कहकर वह पुरोहित क्रोध से उन्मत्त हुआ। पागलों की तरह बड़बड़ाता और मंत्र पढ़ता हुआ उस डाक बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और अंत में एक रस्सी से उसी बरामदे में स्थित एक लैंप लगे हुए खंभे से लटककर आत्महत्या कर ली। आदिवासी कबीले के उन बुजुर्गों ने अंग्रेज अफसर को बताया कि तभी से उस पुरोहित का प्रेत डाक बंगले के भीतर रहता है और कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता है। उनमें से एक बुजुर्ग ने फ्रैंक हाइव्स को बताया कि इससे पहले भी एक अंग्रेज अफसर आया था और जिद करके रात उस डाक बंगले में रुका भी, लेकिन उसे भी उस प्रेत ने रात भर रुकने नहीं दिया और उसने भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फ्रैंक के उत्सुकता से पूछते जाने पर उन्होंने थोड़ा विस्तार से बताया कि वहां ठहरने वाले अफसर आधी रात के बाद एक विचित्र प्रकार की भीषण बदबू वहां के प्रत्येक कमरे से निकलती हुई महसूस करते हैं और इस भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में जहां रात को भी लोग पसीने से तरबतर रहते हैं, वही बंगले में रात को कंपाने वाली ठंड पड़ती है। बाहर हवा बिल्कुल भी बंद क्यों ना हो, लेकिन बंगले के अंदर आंधी तूफान भी उठते रहते हैं, जिसकी आवाजें कभी कभी वे बाहर तक सुनते हैं। अंग्रेज अफसर फ्रैंक हीव्स ने सारी बातों की जानकारी पूरे विस्तार से प्राप्त की और जब उसे उस भूतिया डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने का पूरा विश्वास हो गया तो भविष्य में किसी और अफसर पर कोई संकट न आए, इसलिए उसने अपने सामने उस भूतिया डाक बंगले में आग लगवा दी और उन सब के सामने वह डाक बंगला जलकर राख हो गया। धुएं के गुब्बार में उठ रहे लम्हों में शांति थी, एक मुक्ति की शांति।